आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। चारों ओर बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे ही माहौल में डुमरजोला के कब्रिस्तान का चौकीदार हरुन रात की आखिरी पहरेदारी कर रहा है। सब लोग अच्छे से सो जाओ, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हाय रे जिंदगी, इन मरे हुओं की भी रखवाली करनी पड़ती है। पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। भाई से तो कह दिया है कि 2 दिन में आ रहा है। अगर उस राकिब की कब्र से माल निकाल पाया तो जिंदगी आराम से कटेगी। कहते कहते हरुन एक एक कदम चलकर राकिब की कब्र के पास पहुंच जाता है। कब्र पर बड़ा बड़ा लिखा है, राकिब अख्तर, जन्म 2 मई 1965, मृत्यु 30 अगस्त 2022। अरे, कब्र पर तूफान की वजह से कितने पत्ते गिरे पड़े हैं। ये तो ठीक नहीं है। डुमरजोला के सबसे बड़े अमीर की कब्र गंदी रहे, उस अभी साफ कर देता हूं। हरुन पत्ते साफ करने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है मानो कब्र के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही। ये क्या हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? क्या मैंने कुछ गलत सुना? वो अपने दोनों कान जोर से मलता है, फिर कान को कब्र के पास लगाता है। अब आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई है। कोई जैसे अंदर से गर्जना कर रहा है। अब हरुन के चेहरे पर डर उतर आता है। तभी अचानक कब्र के अंदर से एक डरावना हाथ निकलकर हरुन का गला जकड़ लेता है। धीरे धीरे हरुन की आंखें बाहर निकलने लगती हैं, शरीर लाल पड़ने लगता है। वो पूरी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन कुछ काम नहीं आता। एक झटके में हरुन को खींचकर कब्र के अंदर ले जाया जाता है। फिर चारों ओर शांति छा जाती है। कब्र फिर पहले जैसी दिखने लगती है। बस राकिब के नाम की पट्टी पर हल्का सा खून का निशान उभर आता है। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश में जो गड़बड़ हुई क्या बताऊं। इस बारिश में ही जाना पड़ा था उस विकासपुर। दुकानदार उनकी बात सुन रहा था। अब रुचि रोक न सका और पूछ बैठा, कुछ सुनने में आया कि कब्र खोदने में कुछ दिक्कत हुई, क्या मामला है? बताएं क्या। आज शाम को अब्दुल चचा का देहांत हो गया, तो उनके घर वाले और हम कुछ लोग मिलकर उन्हें डुमरजोला के कब्रिस्तान में दफनाने ले गए। लेकिन वहां जाकर देखा कि वो चौकीदार हरुन कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? वो तो सिर्फ चौकीदार ही नहीं था, बल्कि कब्र खुदाई का काम भी वही करता था। बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। आखिर में मजबूरी में लाश को लेकर विकासपुर जाना पड़ा, वहीं जाकर दफनाया। अभी कुछ ही देर पहले लौटे हैं। हारून ने बिना कुछ बताए ऐसे कैसे गायब हो गया? हैरानी की बात यह है कि उसके कमरे में उसके सारे कपड़े और सामान वैसे ही रखे हैं। बिना कुछ लिए वो गया कैसे? इन्हीं बातों के बीच अंधेरे में गांव की कच्ची सड़क से एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दुकान तक आता है। माफ कीजिए, डुमरजोला का कब्रिस्तान किस तरफ है? लगता है आप नए हैं यहाँ। कब्रिस्तान क्यों जाना है? मेरा नाम जामिद है। दरअसल मेरा भाई हरुन मियाँ वहीं काम करता था। 2 दिन से उसका कोई फोन नहीं लग रहा, तो उससे मिलने चला आया। ओह, तो हारून तुम्हारा भाई है। उसी की बात हो रही थी। वो तो गायब है, नहीं मिल रहा। गायब मतलब?
हरून ने बिना कुछ बताए ही ऐसे कैसे गायब हो गया? आज जब दफनाने गए तो देखा उसके कमरे में सब कुछ है, बस वो नहीं है। जामिद मन ही मन मुस्कुराता है। भाई ने तो मुझे बताया था कि राकिब नाम के मरे हुए आदमी की उंगली में हीरे की अंगूठी है। अगर कब्र से निकाल लिया जाए तो कई सालों तक बैठे बैठे खा सकते हैं। जब सामान वहीं है, मतलब वो जरूर कहीं छिपा बैठा है। भाई क्या सोच में पड़ गए? नहीं कुछ नहीं। अगर आपसे एक बात कहूं, क्या आप मानेंगे? हाँ कहो। अगर जब तक भाई वापस ना लौटे तब तक आप मुझे एक कब्रिस्तान का काम दे दें तो बहुत मदद होगी। अब्बा अम्मी हैं, घर चलाना मुश्किल है। अरे रे, रोते क्यों हो? तुम जब कह रहे हो तो जरूर सारा काम जानते होगे। भाई जब आएगा तब दोनों साथ मिलकर काम करना। बिल्कुल, कल सुबह ही तुम्हें प्रधान बाबू से मिलवा देंगे। अभी चलो तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। दोनों आदमी जामिद को लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ते हैं। चारों ओर सन्नाटा, इधर उधर फैली नई पुरानी कब्रें जामिद की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जामिद, ये रहा तुम्हारा कमरा। जामिद कमरे में जाता है, वहां भाई का सारा सामान पड़ा है। फिर मन ही मन मुस्कुराता है। भाई ने तो कमाल की योजना बनाई इन भोले गांव वालों के लिए। आज रात ही काम खत्म कर देना है। जामिद, क्या तुम्हें इतने मरे हुए लोगों के बीच अकेले डर नहीं लगेगा? नहीं, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। मैं संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो फिर हम चलते हैं, सुबह मिलते हैं प्रधान बाबू से। अब कब्रिस्तान में बस जामिद और कब्रों के नीचे दफन लोग हैं। जामिद खिड़की से बाहर कब्रों को देखता रहता है। बादल हैं, बूंदाबांदी हो रही है और भी डरावना माहौल बन गया है। भाई यहाँ अकेले अकेले कैसे रह पाता था? काफी देर इंतजार करने के बाद भी भाई नहीं आता। अब तो कोई नहीं है, क्यों ना अभी काम खत्म करके निकल जाऊं? घंटा भर इंतजार के बाद वो तय करता है कि खुद ही कब्र खोदेगा। कमरे के कोने से कुदाल उठाकर बारिश में बाहर निकल पड़ता है। भाई ने कहा था राकिब मियां की उंगली में हीरा है। शायद पश्चिम की ओर उस इमली के पेड़ के पास उसकी कब्र होगी। जैसे बताया गया था, जामिद पश्चिम की ओर जाता है और एक कोने में राकिब अख्तर की कब्र देखता है। तो ये है राकिब मियां की कब्र। हीरा मिल गया तो ही जिंदगी बन जाएगी। वो पत्थर की कब्र को तोड़ना शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद जब कब्र खुद जाती है तो उसे एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश दिखती है, जिसमें ताजा खून के निशान भी है। जामिद चौंकता है, लेकिन ध्यान बस हीरे पर है। हाँ, कपड़ा हटाते ही अंगूठी दिखेगी। वो कपड़ा हटाता है और लाश को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो लाश और किसी की नहीं, बल्कि उसी के भाई हरून मियां की है। उसकी हालत डरावनी है। कई जगह से मांस गायब, जीभ आधी बाहर, सिर मुंडा हुआ, शरीर तोड़ दिया गया है।
जामिद के हाथ से कुदाल गिर जाती है। अब वो देखता है कि उसी कब्र में पास ही एक और गड्ढा है और वहां से आवाज आ रही है। गड्ढे की मिट्टी हिलती है और एक सड़ा गला शव बाहर आता है। शव की आंखें नहीं है, दो काले गड्ढों से चूहे बाहर आ रहे हैं। मुंह खुला है और उसमें कोई अनजाना कीड़ा रेंग रहा है। शव खड़ा होता है और अपना सड़ा हुआ हाथ जामिद की ओर बढ़ाता है। उसकी उंगली में हीरा जड़ा हुआ है। राकीब अख्तर। वो पलटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शव का हाथ उसके पांव को जकड़ लेता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे नहीं चाहिए हीरा, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखें बारिश और हवा के बीच दब जाती हैं। धीरे धीरे वो लाश उसे भी खींचकर कब्र में ले जाती है। कुछ समय बाद सब शांत हो जाता है। राकिब अख्तर की कब्र वैसी की वैसी दिखती है। कोई कभी नहीं जान पाया कि हारून और जामिद कहां लापता हो गया। कहानी शुरू होती है एक सुनसान, काले और गहरे जंगल के बीचों बीच। एक लड़की जंगल के बीच सड़क पर अकेली खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस दूर तक पेड़ों की सरसराहट और एक अजीब सी खामोशी। वो लड़की चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसी वक्त प्रदीप नाम का एक लड़का जो पास के गांव में रहता था, अपनी ऑटो लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। जंगल की वो वीरान सड़क और सामने एक लड़की को देखकर प्रदीप थोड़ा चौंक गया। वो सोचने लगा, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर एक लड़की अकेली क्या कर रही है। लड़की ने ऑटो की तरफ हाथ हिलाया। प्रदीप ने ब्रेक मारी और ऑटो रोक दिया। वो बोला, कहाँ जाना है मैडम जी? लड़की धीमी आवाज में बोली, बस थोड़ी दूर पर मेरा घर है, वहीं तक छोड़ दीजिए। रास्ते में उसने लड़की से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी इस वक्त? लड़की बोली, आपका इंतजार। प्रदीप थोड़ी देर के लिए चौंक गया। क्या? लड़की हंसकर बोली, मतलब ऑटो का इंतजार कर रही थी। अब ऑटो अंधेरे और डरावने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ मिनट बाद लड़की बोली, बस यही रोक दीजिए। प्रदीप ने ऑटो रोका। लड़की उतर गई और पैसे देने के लिए अपने पर्स में देखने लगी। तभी प्रदीप की नजर अचानक उसके पैरों पर गई और वो थर-थर कांप उठा। उस लड़की के पैर उल्टे थे। प्रदीप की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिना कुछ कहे, बिना पैसे लिए तुरंत ऑटो स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। प्रदीप जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और सीधे बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर घबरा जाती है। जब प्रदीप उठता है, उसकी पत्नी पूछती है, रात को तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? प्रदीप कांपती आवाज में कहता है, मैं कल रात जंगल वाली सड़क से आ रहा था। एक लड़की ने ऑटो रोका। मैंने उसे बिठाया और जब वो उतरी और पैसे देने लगी, तब मैंने देखा उसके पैर उल्टे थे। वो कोई इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले भाग को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।